दोस्तों वीडियो में जितने भी आर्टिकल्स के स्क्रीनशॉट दिखाए हैं उन सब की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों आर माधवन जी पद्मश्री श्री नम्बी नारायण जी के जीवन पर आधारित एक फिल्म हमारे लिए लेकर के आ रहे हैं, जिस फिल्म का नाम है रॉकेटरी द नम्बी इफेक्ट। इसी फिल्म के विषय को लेकर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं जब इसका मैटर अभी बना रहा था इस वीडियो का, तो मेरे हाथ सच में थर थर काँप रहे थे, मेरे आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, पूरे शरीर में खून खौल रहा था मेरा। और मुझे पूरा यकीन है जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। इसलिए प्लीज़ इसकी एक लाइन भी आप मिस मत करना। बहुत ही ज़्यादा गंभीर विषय के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसलिए फिर से आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना। इसे कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना, कम से कम 10 दोस्तों के साथ में, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, जहां पर भी आप कर सकते हैं। और इस वीडियो के लिए हम टारगेट रखते हैं 20,000 लाइक्स का। इस वीडियो को 20,000 लाइक्स मिलने ही चाहिए। दोस्तों भारत स्वतंत्र होने के बाद में हमारे खिलाफ कई प्रकार की अनेकों साजिशें हुई, कुछ बाहरी ताकतों के द्वारा और कुछ अपनों के ही द्वारा। हमारे महान प्राचीन भारतीय सनातन संस्कृति के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया। हमारे पाठ्य पुस्तकों में से महान पूर्वजों के, महापुरुषों के नामों को चुन चुनकर हटाया गया। हम इन महान क्रांतिकारियों को, महापुरुषों को भूल जाए ऐसी हर संभव कोशिश की गई। भगत सिंह जी जैसे जो क्रांतिकारी थे, उनके नामों के आगे आतंकवादी शब्द जोड़कर हमें वो पाठ्य पुस्तकों में तक पढ़ाया गया। इतना ही नहीं, देखिए 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस जी की ताइवान में एक प्लेन क्रैश में मृत्यु हुई थी, ऐसा बताया जाता है। हालांकि उस प्लेन क्रैश के कोई रिकॉर्ड्स मिलते नहीं हैं, और शायद इसी वजह से नेहरू के मन में नेताजी को लेकर इतना ज़्यादा डर था कि 1948 से लेकर के 1968 तक नेहरू ने नेताजी के परिवार की जासूसी करवाई थी। और कोई ऐसी वैसी जासूसी नहीं, इंटेलिजेंस ब्यूरो से, आईबी से उन्होंने ये जासूसी करवाई थी। नेताजी के परिवार को क्या चिट्ठियाँ आती है, वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, सब बातों की 20 सालों तक जासूसी करवाई गई थी। और ये सब बातें तब सार्वजनिक हुई जब 2015 में मोदी सरकार ने नेशनल आर्काइव में से निकाली गई इन फाइल्स को सार्वजनिक किया पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। ये सारी फाइल्स आप www.netajipapers.gov.in इस वेबसाइट पर अभी भी देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अशोक कुमार गांगुली जी ने तो यहाँ तक कहा था कि इन डॉक्यूमेंट्स से हमें पता चलता है कि कितना ज़्यादा पक्षपात नेताजी और उनके परिवार के साथ में किया गया था। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि उस समय की सरकार ने यह सब ऐसे व्यक्ति के खिलाफ किया था जिसने अपना सर्वस्व इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया था। और आपको क्या लगता है कि ये केवल 1948 से लेकर के 68 तक केवल नेताजी के परिवार की जासूसी हुई थी? नहीं, इन जासूसी के रिपोर्ट्स को ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी MI5 के साथ में तक शेयर किया गया था। नेताजी के परिवार की जासूसी के रिपोर्ट्स को ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी MI5 के साथ में तक शेयर किया गया था। ये इंडिया टुडे के 2 आर्टिकल्स हैं, इनकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में शेयर कर दूंगा। इन 2 आर्टिकल्स को आप पूरा ज़रूर पढ़ना, और भी बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। और मोदी जी ने नेताजी की इन सारी फाइल्स को सार्वजनिक करके और आज़ाद हिंद सरकार को 75 साल के बाद में पिछले साल 2018 में मोदी जी ने मान्यता दी। तो ये मेरे ख्याल से मोदी जी ने सच्ची श्रद्धांजलि दी है नेताजी को। इसके बाद में फरवरी 2016 में यूपी के मुरादाबाद के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन में हुए कार्यक्रम में चंद्रशेखर आज़ाद जी के भाई राम भरोसे तिवारी के बेटे सुजीत आज़ाद, यानी आज़ाद जी के भतीजे सुजीत आज़ाद जी ने वहाँ पर कहा था कि नेहरू से भारत रत्न वापस ले लेना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब चंद्रशेखर आज़ाद जी नेहरू से मिलने गए थे तो वे अपने साथ में HSRA का खजाना लेकर के गए थे। नेहरू ने ना केवल वो खजाना हड़प कर लिया, बल्कि नेहरू ने आज़ाद जी के साथ में धोखा भी किया। इसी वजह से जब चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ से नेहरू से मिलकर बाहर आए और पार्क में बैठे हुए थे, तो फिर उस समय अचानक से ब्रिटिशों को उनके वहाँ होने की खबर कैसे मिल गई? इस पूरी घटना की जांच करने की भी मांग उन्होंने वहाँ पर की। पर देखिए, हमारे देश की मीडिया ने सुजीत आज़ाद जी के इस बयान को कहीं पर भी कोई महत्व नहीं दिया। आपने देखा इसके ऊपर कोई डिबेट होती हुई टीवी पर? नहीं। लेकिन इसी के विपरीत अगर राहुल गांधी जी कुछ अटपटा सा भी कुछ कह देना तो भी उसके ऊपर 2-2, 3-3 दिन तक
डिबेट्स की जाती है, हफ्तों हफ्तों तक डिबेट्स की जाती है, भले ही उस बात का कोई सरपेर हो या ना हो, पर क्या करें, सुजीत आज़ाद जी का सरनेम गांधी नहीं है ना। इतना ही नहीं, जो फाइलें सार्वजनिक की गई थी मोदी सरकार के द्वारा नेताजी की नेशनल आर्काइव में से, उसमें से एक और बात सामने आई थी कि नेहरू ने नेताजी के जो आईएनए का खजाना था उसको चुराने वाले व्यक्ति को भी पुरस्कृत किया था और वो इस लूट के बारे में जानते थे। ये बात भी उन डॉक्यूमेंट्स से सामने आई थी। इसके बारे में ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है, इसकी लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगा, ये आर्टिकल भी आप पूरा ज़रूर पढ़ना। इसके अलावा delio.in पर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है इस विषय को लेकर, उसका नाम है डिड नेहरू बिट्रे चंद्रशेखर आज़ाद, क्या नेहरू ने आज़ाद जी को धोखा दिया था। ये एक पूरा आर्टिकल है, उन्होंने बहुत बढ़िया से अभ्यास किया है इस पूरे विषय को लेकर। नेहरू ने अपनी आत्मचरित्र में, ऑटोबायोग्राफी में जो बातें लिखी है चंद्रशेखर आज़ाद जी से जब वो मिले थे उस दिन, उसको लेकर भी जो बातें कही, उसके भी कई सारे संदर्भ वहाँ दिए गए हैं। और कैसे नेहरू ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में हमारे क्रांतिकारियों को टेररिस्ट कहकर संबोधित किया था, ये सारी बातें उस आर्टिकल में बताई गई है। उसकी लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगा, वो आर्टिकल भी आप ज़रूर पढ़ना। आप ये सब सुनकर ही बहुत आश्चर्य में पड़ गए होंगे, लेकिन अभी रुकिए, ये तो मैंने आपको अभी कुछ भी नहीं बताया है, इससे भी बहुत भयानक खुलासे आगे इस वीडियो में होने वाले हैं। 24 जनवरी 1966 को डॉक्टर होमी भाभा जी, जिन्हें भारतीय अणुशक्ति का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, उनकी प्लेन क्रैश में मृत्यु हुई 24 जनवरी 1966 को। मृत्यु की वजह, प्लेन क्रैश की वजह बताई गई जेनेवा एयरपोर्ट और पायलट के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसे ये वजह बताई गई। इस घटना के बराबर 42 साल के बाद में, यानी 11 जुलाई 2008 को पूर्व CIA अधिकारी, CIA ऑपरेटिव रॉबर्ट क्रॉली ने ग्रेगरी डॉगलस नाम के एक पत्रकार को इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि डॉक्टर होमी भाभा की हत्या के पीछे CIA का हाथ था, और भी कुछ उन्होंने बातें बहुत सारी इस इंटरव्यू में बताई। इस दुर्घटना के कुछ ही दिन पहले डॉक्टर होमी भाभा जी ने घोषणा की थी कि आने वाले कुछ ही समय, बहुत ही जल्दी, भारत एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बनने जा रहा है। और देखिए, उनकी इस घोषणा के कुछ ही समय के बाद में, कुछ ही दिनों के बाद में उनकी इस प्रकार से हत्या कर दी गई। अब इस इंटरव्यू में क्रॉली ने किन शब्दों का उपयोग किया था भारत के लिए और डॉक्टर होमी भाभा जी के लिए, ये आप सुनिए। यानी भारत 60 के दशक में बहुत घमंडी हो गया था, उसने एटॉमिक बॉम्ब पर काम करना शुरू कर दिया था, इसमें काफ़ी परेशानी हो रही थी अमेरिका को, और वो सबसे मुख्य बात तो यह कि वो रशियंस के साथ में हमबिस्तर हो रहे थे। इन शब्दों का उपयोग क्रॉली ने उस इंटरव्यू में किया था, और होमी भाभा जी को उद्देश्य करके उसने उस इंटरव्यू में कहा कि दैट वन वॉज डेंजरस, बिलीव मी। देखिए, 24 जनवरी 1966 को डॉक्टर होमी भाभा जी की इस प्रकार से हत्या हुई प्लेन क्रैश में। इसके बराबर 14 दिन पहले, यानी 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी की भी इसी प्रकार से ताशकंद में बिल्कुल मिस्टीरियसली हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। इस मृत्यु को नेचुरल डेथ मानने से उनकी पत्नी ललिता जी ने साफ साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि शास्त्री जी को जहर देकर मारा गया है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी जांच नहीं हुई। कहा गया कि कोई पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया था उस समय। हालांकि उनके जो बेटे हैं शास्त्री जी के, सुनील जी, उन्होंने कहा कि उन्हें शास्त्री जी के शरीर पर कुछ नीले धब्बे नजर आए थे, ब्लू स्पॉट्स नजर आए थे, कुछ कट्स भी नजर आए थे। तो सुनील जी ने कहा कि अगर पोस्टमार्टम नहीं हुआ है तो ये कट्स किस बारे में थे, उनके शरीर पर इस प्रकार से नीले धब्बे क्यों थे, और अगर पोस्टमार्टम हुआ है तो उन रिपोर्ट्स को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया था। ऐसे कई सारे सवाल शास्त्री जी के परिवार के द्वारा उठाए गए थे, लेकिन कोई भी जांच हुई, मतलब किसी भी प्रकार के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स वगैरह कुछ भी शेयर नहीं किया गया था। अब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बारे में भी CIA ऑपरेटिव रॉबर्ट क्रॉली ने उनके उस इंटरव्यू में बताया था, जिसके बारे में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। क्रॉली ने उनके इंटरव्यू में कहा कि लाल बहादुर शास्त्री जी की भी हत्या CIA के द्वारा ही कराई गई थी। अब शास्त्री जी की और डॉक्टर होमी भाभा जी की मृत्यु के 5 साल के बाद में 30 दिसंबर 1971 को भारतीय अंतरिक्ष स्पेस प्रोग्राम के जनक और वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई जी की भी उनकी ही पसंदीदा रिसोर्ट के एक बहुत ही शांत कमरे में मिस्टीरियसली मृत्यु हो गई। वहाँ पर उनकी डेड बॉडी पाई गई। इसके बारे में भी किसी भी प्रकार की कोई जांच, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। विक्रम साराभाई जी की नज़दीकी अमृता शाह ने उनकी किताब में लिखा था कि विक्रम जी ने मुझे बताया था कि अमेरिकन्स और रशियंस ये दोनों ही मुझ पर नज़र रख रहे हैं। ये साजिशें यहीं पर नहीं रुकी। 2014 से पहले, उसके पिछले के 15 सालों में इसरो ने अपने 684 वैज्ञानिकों को खोया। 15 साल में 684 वैज्ञानिकों को इसरो ने खोया, यानी हर साल 45 वैज्ञानिकों की मौत।
उनमें से कुछ महत्वपूर्ण हमारे जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनकी संदिग्ध मृत्यु 2009 से 2013 के बीच में हुई। 2009 से 2013 के बीच में ये सारी की सारी मृत्यु भी बिल्कुल ही मिस्टीरियस थी, बिल्कुल मिस्टीरियस। जैसे 2009 में 48 साल के लोकनाथन महालिंगम जी जो कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन के वैज्ञानिक थे, अचानक एक दिन सुबह मॉर्निंग वॉक करते समय वो गायब हो गए और उसके 5 दिन के बाद में काली नदी में उनका शव मिला था। उसी साल रवि मुळे जी जो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन में काम करते थे, उनकी लाश भी जंगल में मिली, बिल्कुल संदिग्ध, बिल्कुल जंगल में अचानक से उनकी लाश मिल गई। 2010 में एम अय्यर जो कि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में BARC में इंजीनियर थे, वो भी अपने घर में अचानक से मृत पाए गए। 2011 में एक और BARC के वैज्ञानिक उमाराव जी भी इसी प्रकार से मृत पाए गए। उसके बाद में के जोश और अभिष शिवम जो भारत की सबसे पहली न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन INS अरिहंत पर काम कर रहे थे, वे भी इसी प्रकार से रेलवे ट्रैक के नज़दीक मृत पाए गए। रेलवे ट्रैक के नज़दीक उनकी डेड बॉडीज मिली। इनके अलावा पाथी प्रतिम्बक और उमंग सिंह जी जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिक थे, वे 2009 में उनकी ही लैब में जले हुए पाए गए। हालांकि उनके उस लैब में कहा जाता है कि कोई भी ज्वलनशील पदार्थ था ही नहीं, फिर भी उनकी जली हुई डेड बॉडीज़ उनकी ही लैब में पाई गई। ऐसे और 8 वैज्ञानिक और इंजीनियर्स की डेड बॉडीज़ भी जली हुई उनकी लैब में पाई गई, जिनके बारे में कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। ये जितनी भी घटनाएं मैंने अभी आपको बताई है, इन सारी घटनाओं को सुसाइड बताकर या फिर उनकी मौत के बारे में कुछ भी कारण पता नहीं चला ऐसा कहकर इन सारे केसेस को क्लोज कर दिया गया है। इनमें से जो रवि मुळे जी के बारे में मैंने आपको बताया, उनके परिवार ने पुलिस की उदासीनता पर भी उस समय सवाल उठाए थे। उसके अलावा उमाराव जी, उनकी मौत भी आत्महत्या नहीं है ऐसा उनके परिवार का मानना था, लेकिन इन सारे केसेस के बारे में कोई भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। और सबसे आश्चर्य की बात क्या थी पता है आपको दोस्तों? इतने सारे हमारे वैज्ञानिकों की अचानक से मिस्टीरियसली डेथ हो रही थी हमारे देश में, कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इनके बारे में नहीं हो रहा था, इन सारे केसेस को क्लोज कर दिया जा रहा था, लेकिन फिर भी हमारे देश की मीडिया बिल्कुल शांत बैठी हुई थी। क्योंकि भाई ये हमारे देश की शान थे, हमारे वैज्ञानिक थे, देश के विकास के लिए वो काम कर रहे थे, तो मीडिया कैसे उनकी आवाज़ उठा सकती थी? वो थोड़ी ना कोई टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक थे, वो थोड़ी ना देश के खिलाफ कोई बातें करते थे। हाँ, अगर टुकड़े टुकड़े गैंग के कोई समर्थक होते वो, फिर हमारे देश की मीडिया महीनों महीनों तक उनकी केस की जांच की, इन्वेस्टिगेशन की मांग करती रहती। जैसे हाल ही में हमने अभी कुछ घटनाएं देखी है, पर भाई हमारे देश के वैज्ञानिकों के लिए कौन आवाज़ उठाएगा? इससे भी ज़्यादा आश्चर्य की बात यह है कि 2014 के बाद में जो कुछ पत्रकार बड़े राष्ट्रभक्त बन रहे हैं ना, बड़े देशभक्त बन रहे हैं, वो सारे पत्रकार भी उस समय शांत बैठे हुए थे। हमारे देश की सेलिब्रिटी का कहीं पर शूटिंग करते समय थोड़ी सी चोट भी लग जाती है ना, तो हमारे देश की जनता भी हो हल्ला मचाती है, सोशल मीडिया पर रोने लग जाती है। पर हमारे इन वैज्ञानिकों की देश में इतनी मृत्यु हो रही थी, पर देश की जनता भी शांत थी उस समय। और इसके पीछे देश की जनता की अपेक्षा पत्रकारों की ही गलती है, मैं ऐसा कहूँगा, क्योंकि अगर वही आवाज़ नहीं उठाएंगे तो देश को इन बातों के बारे में पता कैसे चलेगा आखिर? और चलो पत्रकार भी क्या करते यार उस समय वो देख रहे थे RVS मनी जी, उनको सिगरेट से जलाया जा रहा था कांग्रेस की सरकार में। किस लिए? क्योंकि वो सरकार चाह रही थी कि वो इशरत जहाँ की फाइलें बदल दे उसे निर्दोष बताने के लिए, पर RVS मनी जी मना कर रहे थे, इसलिए उन्हें सिगरेट से जलाया जाता था। उनको, उनके परिवार को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। यूट्यूब है आपके पास में, खोल लीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो भाई कौन पंगा ले उस समय की सरकार से, इसलिए सब शांत थे। वैसे अभी तक मैंने आपको जितनी भी साजिशों के बारे में बताया है वो तो कुछ भी नहीं है। भारत स्वतंत्र होने के बाद में इससे भी कई अलग अलग प्रकार की बहुत ही भयानक साजिशें हमारे देश के खिलाफ हुई है। जैसे अभी पिछली सरकार के दौरान हिंदू आतंकवाद नाम का झूठ फैलाने के लिए जिस प्रकार की साजिश का जाल रचा गया था, उसके बारे में मैंने एक पूरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक भी आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो भी आप पूरा ज़रूर देखना। पर हमारे जो वैज्ञानिक थे उनके साथ भी इससे कई गुना ज़्यादा साजिशें हुई है। उन्हीं में से एक है पद्मश्री नंबी नारायणन जी, जिनके जीवन के ऊपर R माधवन जी फिल्म लेकर के आ रहे हैं, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट नाम से। तो नारायणन जी के बारे में इस वीडियो में हम आगे बात करने ही वाले हैं, लेकिन उनके जीवनी की तरफ जाने से पहले एक और बहुत ही भयंकर साजिश के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में आप में से बहुत सारे दोस्तों ने सुना ही होगा। इसके पीछे भी एक बहुत ही भयानक साजिश का जाल बुना गया था।
इसके बारे में मैंने एक अलग से पूरा वीडियो बनाया था, वो अभी मैंने डिलीट कर दिया है, क्योंकि हमारे चैनल पर पहले हम पॉलिटिक्स रिलेटेड ही वीडियोस बनाते थे, पर उस समय मेरे पास माइक नहीं था, बहुत ज़ोर से आवाज़ आती थी, वो ठीक नहीं थी, ठीक से बनाए नहीं गए थे प्रॉपर वे में वो वीडियोस, इसलिए मैंने उसे अभी डिलीट कर दिया है। बाद में कभी समय मिलेगा तो मैं पूरा उसके ऊपर एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन अभी संक्षेप में मैं उस साजिश के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देता हूँ। कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, इस प्रोजेक्ट को 20 नवंबर 1988 में भारत और रशिया के बीच में साइन किया गया था, लेकिन उसके बाद में कई सालों तक फिर ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। फिर जब कई सालों के बाद में इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया गया, तो वहाँ पर जो लोकल फॉरेन फंडिंग से चलने वाली क्रिश्चियन मिशनरीज थी, क्रिश्चियन एनजीओज थे, जो चर्च थे, उनके द्वारा इस प्रोजेक्ट का ज़ोर शोर से विरोध किया गया। इसके पीछे की वजह मैं आपको बताऊंगा ही आगे जाकर, पर ये विरोध करने के लिए वहाँ के जो गरीब लोग थे ना, जहाँ पर ये प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था, उन लोगों को शाम को चर्च में बुलाकर, मिशनरी स्कूल्स में एंटी न्यूक्लियर वीडियोस दिखाकर डराया जाता था कि देखिए ये सरकार कितना भयानक प्रोजेक्ट आपके इलाके में ला रही है। इस प्रकार से उस प्रोजेक्ट का विरोध करने के लिए कई सारी साजिशें उस समय वहाँ पर की गई थी। और ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने एक स्टेटमेंट में ये बात कही थी, और इसके बारे में पूरे रिपोर्ट्स भी आप विकिपीडिया पर पढ़ सकते हैं, गूगल पर आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। 24 फरवरी 2012 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने फॉरेन एनजीओज को, फॉरेन फंडिंग से चलने वाले जो एनजीओज हैं, उनके ऊपर इस साजिश के पीछे होने का आरोप लगाया। पर देखिए, मनमोहन सिंह जी ने इतना बड़ा आरोप इन एनजीओज पर लगाने के बावजूद भी उस समय की सरकार ने इन एनजीओज के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की, क्योंकि उस समय मनमोहन सिंह जी की वैसे भी कोई सुनता नहीं था। लेकिन देखिए, 2014 में मोदी सरकार आने के बाद तुरंत उसी साल में 20,000 ऐसे एनजीओज का FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया, और बिना इस लाइसेंस के वो कोई भी फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते हैं। तो सोचिए, 20,000 एनजीओज का ऐसे लाइसेंस कैंसिल कर दिया मोदी सरकार ने। अब ये सारी जो ईसाई मिशनरीज है या फिर जो फॉरेन फंडिंग से चलने वाले एनजीओज है, वो इस प्रोजेक्ट का वहाँ पर विरोध क्यों कर रहे थे, ये मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट भारत और रशिया के बीच में साइन किया गया था, इससे दोनों ही देशों को बहुत फ़ायदा होने वाला था, और इससे अमेरिका को बहुत परेशानी थी। वो नहीं चाहता था कि भाई रशिया का कोई प्रोजेक्ट भारत में इस प्रकार से सफल हो, तो इस प्रोजेक्ट को अगर वो बंद करवा दे तो रशिया को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता, और भारत में इस प्रकार से किसी दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट की और वो इन्वेस्टमेंट सफल नहीं हो पाई, तो दुनिया में एक मैसेज जाता कि भाई भारत में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। देखो, रशिया जैसे इतने बड़े देश ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके वो बर्बाद हो गए, उनका पैसा बर्बाद हो गया, तो हम काहे को फिर भारत में इन्वेस्टमेंट करें। तो फिर भारत में जो फॉरेन फंडिंग है, इन्वेस्टमेंट है, वो नहीं आती, दूसरे देश डरते भारत में इन्वेस्ट करने से। तो एक तीर से अमेरिका यहाँ पर दो निशाने मारना चाह रहा था, रशिया का भी आर्थिक नुकसान हो और भारत में भी दोबारा कोई देश इन्वेस्टमेंट करने की हिम्मत ना करे। ये अमेरिका के इसके पीछे के मंसूबे थे, और इस वजह से जो फॉरेन फंडिंग से चलने वाले जो एनजीओज हैं हमारे देश के, वो इस प्रकार की साजिशें इस प्रोजेक्ट के खिलाफ कर रहे थे। पर देखिए, 2014 में मोदी जी आने के बाद में ऐसे 20,000 एनजीओज का FCRA लाइसेंस कैंसिल करके उनको तो शांत कर ही दिया है। पर आज भारत के मोदी जी की बहुत ही बढ़िया विदेश नीति की वजह से अमेरिका और रशिया दोनों के साथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छे संबंध भी है, और भारत में फॉरेन फंडिंग भी कई गुना ज़्यादा बड़ी है। तो ये सब मोदी जी की विदेश नीति का ही कमाल है। चलिए, अब हम बात करते हैं पद्मश्री नंबी नारायणन जी के बारे में, जिसके बारे में ये पूरा वीडियो हमने बनाया है। नारायणन जी सबसे पहले इसरो में उस समय के चेयरमैन विक्रम साराभाई जी के पास में गए थे। उस समय में वहाँ पर पेलोड इंटीग्रेटर के तौर पर काम करते थे। साराभाई जी जो हाईली क्वालिफाइड थे, उनको ही रिक्रूट करते थे, इस वजह से फिर नारायणन जी ने उसके बाद में M.Tech कंप्लीट किया, फिर नासा की उन्हें फेलोशिप मिली। उसके बाद में प्राइस्टन नाम की यूनिवर्सिटी में भी वो गए 1969 में, और वहाँ पर फिर उन्होंने अपना केमिकल रॉकेट प्रोपल्शन का मास्टर प्रोग्राम भी केवल 10 महीनों में ही कंप्लीट कर लिया था। उस समय नारायणन जी को अमेरिका में जॉब भी मिल रहा था, लेकिन उन्होंने वो जॉब नहीं लिया। वे अपनी लिक्विड प्रोपल्शन की एक्सपर्टीज़ के साथ में भारत लौटे। उस समय भारत की रॉकेटरी केवल और केवल सॉलिड प्रोपेलेंट्स पर ही निर्भर थी। फिर उनके भारत आने के बाद में उन्होंने इसरो के लिए कई सारे संशोधन भी किए। 1992 में भारत और रशिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ क्रायोजेनिक फ्यूल बेस्ड इंजन के डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने का। और फिर से अमेरिका ने यहाँ पर भी आकर अड़ंगा डाल दिया। कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम बताकर उन्होंने इस एग्रीमेंट का विरोध किया, धमकियां दी दोनों देशों को। फिर इस एग्रीमेंट को कैंसिल करना पड़ा अमेरिका की वजह से। फिर इससे मार्ग निकालने के लिए एक दूसरे तरीके से इस एग्रीमेंट को साइन किया गया। इसके बाद में नंबी नारायणन जी ने इस क्रायोजेनिक इंजन पर बहुत सारा काम भी किया,
और भारत अपने सबसे चीपेस्ट क्रायोजेनिक इंजन को बनाने के बहुत ही करीब पहुंच ही चुका था कि 1994 में जासूसी कांड के नाम पर एक झूठे जाल में साजिश में फंसाकर नारायणन जी को अरेस्ट कर लिया गया। नारायणन जी को केरला पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया था और केरला पुलिस ने केवल उनको अरेस्ट ही नहीं किया, उनको शारीरिक और मानसिक बहुत सारी यातनाएं भी दी थी। वे नारायणन जी से कह रहे थे कि आप इसरो चीफ के खिलाफ बयान दीजिए, लेकिन नारायणन जी ने ऐसा बयान देने से मना कर दिया, जिसके बाद में उनको इतना पिटा गया, नारायणन जी को इतना पिटा गया कि वे दर्द से तड़प कर बेहोश होकर ज़मीन पर नीचे गिर गए, जिसके बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। केरला पुलिस के साथ में ही उस समय की जो केरला की वामपंथी कम्युनिस्ट सरकार थी, उसके ऊपर भी कई सारे सवाल उठाए गए थे। कहा तो यहाँ तक जाता है कि CIA के इशारों पर ही उस समय की केरला सरकार ने नम्बी नारायणन जी को फंसाया था भारत के स्पेस रिसर्च प्रोग्राम को ठप करने के लिए। इसी वजह से शायद फिर इस जासूसी कांड में जो पुलिस अधिकारी इन्वॉल्व थे उन्हें पुरस्कृत किया गया था, यानी जिन्होंने नम्बी नारायणन जी को इस जाल में फंसाया था, टॉर्चर किया था, उनको पुरस्कृत किया गया, उनको प्रमोशन दिया गया, उनके खिलाफ जितने भी चार्जेस थे वो सारे चार्जेस भी हटा दिए गए थे। और इतना ही नहीं, CB मैथ्यूज़ जिन्होंने नारायणन जी को फंसाया था, जिन्होंने ये सारी झूठी कार्रवाई की थी नारायणन जी के खिलाफ, उन्हें केरला का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर तक बनाया गया था। नम्बी नारायणन जी को 1994 में इस झूठे जासूसी कांड में फंसाया गया था, जिसके बाद में उन्हें अनगिनत शारीरिक मानसिक यातनाएं दी गई, उनके परिवार को यातनाएं दी गई, उनके पूरे करियर को बर्बाद कर दिया गया। उनका तो नुकसान हुआ ही, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान भारत का और भारत के स्पेस रिसर्च प्रोग्राम का हुआ, इसरो का हुआ। भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि भारत अगर सबसे पहले इस क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप कर लेता तो एक भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत बड़ा एक $1 बिलियन का मार्केट भारत के लिए खुल जाता। पर यह सब कुछ उस झूठे जासूसी कांड की वजह से ख़त्म हो गया। उस समय 1994 में ये आरोप लगने के बाद में मई 1996 में CBI ने उन्हें सारे आरोपों से बरी कर दिया। उसके बाद में अप्रैल 1998 में, यानी 4 साल के बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें निर्दोष बताया। सितंबर 1999 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केरल की सरकार की कड़े शब्दों में निंदा की, नारायण जी के करियर को बर्बाद करने के लिए और उनके परिवार को उनको शारीरिक और मानसिक यातनाएं देने के लिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 1999 सितंबर में फिर केरला की सरकार को डांटा, उनकी कड़ी निंदा की 5 साल के बाद में। फिर उसके बाद 2001 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केरला सरकार को मानहानि के लिए नारायणन जी को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने के लिए कहा। इसके बाद में केरला हाईकोर्ट ने मानवाधिकार आयोग की इस मांग को ध्यान में रखते हुए 10 लाख रुपए केरला सरकार को नारायणन जी को देने के लिए कहा। 1 करोड़ को छोटा करके उन्होंने 10 लाख रुपए देने के लिए कहा। अब ये कोर्ट ने आदेश दिया था 2001 में। इसके बाद में 8 नवंबर 2012 को ये रिपोर्ट सामने आती है कि केरला सरकार ने तब तक भी नारायणन जी को किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया था जो कोर्ट ने देने के लिए कहा था। ये रिपोर्ट नवंबर 2012 में सामने आती है। इन इतने सालों के अंतराल में केरला में कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों ही पार्टी की सरकारें बनी। देश में भी कई सालों तक कांग्रेस की सरकार थी। इसके बावजूद भी नम्बी नारायणन जी को इंसाफ नहीं मिला। उन्हें जो मुआवजा देने के लिए कहा गया था केरला हाईकोर्ट के द्वारा, वो भी उन्हें नहीं मिला। मुआवजा तो दूर ही रखिए, वो तो छोड़ ही दीजिए। उल्टा जिन पुलिस ऑफिसर्स ने उन्हें प्रताड़ित किया था, इस प्रकार से उन्हें यातनाएं दी थी, फंसाया था इस कांड में, उनको प्रमोशन दिया गया, उनके ऊपर से सारे चार्जेस हटा दिए गए। एक प्रकार से जले पर नमक छिड़कना ही था नम्बी नारायणन जी के तकलीफ के ऊपर। इतना ही नहीं, 2009 से 2013 के बीच में भारत के कई सारे हमारे वैज्ञानिकों की बिल्कुल ही मिस्टीरियसली डेथ हो गई। 2013 तक ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन फिर भी ना हमारे देश की मीडिया ने कभी इसके ऊपर कोई सवाल उठाए और ना ही कभी उनके इंसाफ के लिए कभी मांग की। पर अभी 2019 में, इसी साल, अभी कुछ दिन पहले ही मोदी सरकार ने नम्बी नारायणन जी को पद्मश्री अवार्ड देकर सम्मानित किया। वो जिस चीज़ के हकदार थे वो सम्मान उन्हें दिया गया। मैं तो उल्टा कहूँगा, वो अवार्ड उनके पास में जाकर अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा होगा। धन्यवाद आर माधवन जी, नम्बी नारायणन जी के जीवन पर ये फिल्म बनाने के लिए, उनकी कहानी हमारे सामने लाने के लिए। दोस्तों, हमारे ऊपर कई सारी साजिशें हुई है। भारत स्वतंत्र होने के पहले भी, भारत स्वतंत्र होने के बाद भी कई सारे अत्याचार हुए, साजिशें हुई।
पर अब और नहीं। भारत स्वतंत्र होने के पहले तो विदेशी हम पर अत्याचार कर रहे थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद में हमारे अपनों ने ही हमारी पीठ में छुरा घोंपा, पर अब और नहीं। इतिहास प्लीज़ सबको बताइए, भले ये वीडियो शेयर करना है मत करिए, आप खुद होकर बताइए इतिहास सबको, हमने क्या खोया है, क्या हुआ है हमारे साथ में। बस, जय हिंद, वंदे मातरम।